So we'll start with next topic today. If you remember, हमने कल के लेक्चर में if you remember we have seen in detail what is a moving coil galvanometer या फिर what is a permanent magnet moving coil galvanometer and how it works. तो हमको याद होना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो टाइप के गैल्वेनोमीटर थे, एक था सस्पेंडेड टाइप और एक था पिवोटेड टाइप. हमारे सिलेबस में सस्पेंडेड टाइप, उसमें एक कॉइल होता है विच इज प्लेस्ड बिटवीन टू कॉन्केव पोल पीसेस ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. एक कॉइल होता है ऑफ कॉपर, और वो जो कॉपर का वाइंडिंग होता है वो किसके ऊपर करते हो? एल्यूमिनियम के नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर, और उस कॉइल को सस्पेंड करते हो विद द हेल्प ऑफ अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर. और कॉइल के नीचे होता है हेलिकल स्प्रिंग विच इज अगेन मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर which serves as in and out for the current. जैसे हमने करंट पास किया था तो ये जो कॉइल था, मैं जानबूझ के कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर सकता था लेकिन तुमको याद ऐसा ही रहता है when you imagine and not write down every time या ड्रॉ every time. तो जब तुम इस कॉइल में से करंट पास करते हो it becomes a coil carrying current inside the magnetic field. और when you have a coil carrying current inside a magnetic field, उस पर क्या एक्ट होता है? टॉर्क. क्या एक्ट होता है? टॉर्क. और टॉर्क क्या करता है? रोटेशन प्रोड्यूस करता है. तो कॉइल रोटेट होने लगता है और कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर था वो भी रोटेट होता है, और पॉइंटर के नीचे क्या था? स्केल था, मार्किंग थी टू मेजर द करंट. तो जैसे ही करंट पास हुआ टॉर्क एक्ट हुआ, टॉर्क एक्ट हुआ, कॉइल रोटेट हुआ. अगर कॉइल रोटेट हुआ तो जो हेलिकल स्प्रिंग था वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ. अगर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है. और जो तुम्हारा कॉइल रोटेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर क्या एक्ट हो रहा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. क्या एक्ट हो रहा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला याद है आपको? NBIA साइन थीटा. उसमें थीटा की वैल्यू थी 90, तो साइन 90 हो गया 1, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था NBIA बराबर. और ये जो हेलिकल स्प्रिंग है वो क्या प्रोवाइड करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क. और अगर आपको याद होगा रिस्टोरिंग टॉर्क होता है C इंटू थीटा, वेयर C इज कॉल्ड एज ट्विस्ट कॉन्स्टेंट. और अंडर इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उतना ही क्या होना चाहिए? रिस्टोरिंग टॉर्क. तो NBAI इक्वल टू क्या होना चाहिए? C थीटा. अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आपको अगला टॉपिक समझेगा विच इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो अगला टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अब सेंसिटिविटी मतलब क्या? तो अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग सेंसिटिव तब बोलते हैं जब उसमें से हमने करंट का वैल्यू स्मॉल अमाउंट से चेंज किया, लेकिन जो पॉइंटर था, याद है क्या? पॉइंटर कॉइल के ऊपर क्या लगाया था तुमने? पॉइंटर. वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ. सो अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ a small change in current produces large change in deflection. तो तुमने करंट तो स्मॉल अमाउंट से चेंज किया लेकिन डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ. तो a galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if a small change in current, if a small change in current produces a large change in deflection. A large change in deflection. याद रखना, हमने करंट की वैल्यू स्मॉल अमाउंट से चेंज की लेकिन डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ. एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो कॉइल था उसमें I था इनिशियल करंट, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, और फिर करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, I प्लस DI हो गई, तो ये हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ करंट. और जब करंट I था तब डिफ्लेक्शन था थीटा. सो थीटा इज इनिशियल डिफ्लेक्शन. इनिशियल डिफ्लेक्शन मतलब इनिशियल एंगल, और थीटा प्लस डी थीटा है फाइनल डिफ्लेक्शन. ये क्या है? फाइनल डिफ्लेक्शन. मतलब जब करंट आया था डिफ्लेक्शन थीटा था, जब करंट I प्लस डी आएगा तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया? थीटा प्लस डी थीटा. कितना हो गया? थीटा प्लस डी थीटा. इसका मतलब ये होता है कि मैंने जब करंट डी आई से चेंज किया तो डिफ्लेक्शन कितने चेंज हुआ? डी थीटा. सो देयरफॉर चेंज
इन डिफ्लेक्शन या फिर चेंज इन करंट भी बोल सकते हो, चेंज इन डिफ्लेक्शन इज डी थीटा, इज डी थीटा, इज डी थीटा फॉर a change in current corresponding to di, for a change in current di, बराबर। तो जब मैंने करंट की वैल्यू di से चेंज की तो डिफ्लेक्शन कितने से चेंज हुआ, डी थीटा से। तो जो डी थीटा बाई डी आई का रेशो होता है इसको तुम बोलते हो सेंसिटिविटी। क्या बोलते हो, सेंसिटिविटी। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, द डेरिवेटिव ऑफ डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, ऐसा ही बोल सकते हो। या तो बोल सकते हो द रेशियो ऑफ डी थीटा बाई डी आई, द रेशियो ऑफ डी थीटा टू दैट ऑफ डी आई, टू दैट ऑफ डी आई is known as sensitivity, is known as sensitivity of moving coil galvanometer, sensitivity of moving coil galvanometer। So therefore sensitivity को ऐसा नोट करेंगे, इट इज डी थीटा बाय डी आई। इक्वेशन 1 हमको चाहिए इसका फॉर्मूला। अब ये कहाँ से आएगा, तो ये आता है जो मैंने अभी तुमको रिवाइज करवा के दिया। मैंने अभी बोला तुमको कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन आई बी ए इक्वल टू क्या होता है, सी थीटा। तो आई क्या हो गया, सी अपॉन एन बी ए थीटा, बराबर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो अब एक काम करो, डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ये सी और एन बी ए, ये सब कौन है, कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। और डी थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1। तो तुमको डी आई बाई डी थीटा क्या मिल गया, सी अपॉन एन बी ए, राइट। तो यहां से तुमको मिल गया डी थीटा बाई डी आई इक्वल्स टू एन बी ए बाई सी, इक्वेशन नंबर 2। So therefore from equation number 1 and 2, from 1 and 2, from equation number 1 and 2, ये और ये, what is sensitivity, d theta by di, लेकिन what is d theta by di, nba by c। इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सिंपल 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 टॉपिक था, सिंपल ही है, सिंपल ही रखो उसको। अभी हमारा अगला टॉपिक है, क्या अगला टॉपिक, मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा कुछ है क्या, है क्या ऐसा, अगला टॉपिक क्या है, अरे गैल्वेनोमीटर के बाद अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, बस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ ठीक है, वैसे इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कॉइल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ये सब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही होता है। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमको सिर्फ डिफाइन करना है कि ये क्या है और क्यों चाहिए। तो अगर आपको याद होगा, हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है तो वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग, हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है और अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर एक कॉइल में से करंट पास हो रहा है और एक्सटर्नल फील्ड में है, तो उस पर क्या एक्ट होता है, टॉर्क। हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है क्या। सो वी नो दैट टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग लूप, कॉइल एक ही बात है, लूप in a magnetic field is given by, in a magnetic field is, क्या था फॉर्मूला, क्या था भूल गए, ऐसा था कि नहीं, है ना, हाँ कि ना। तो अभी ऐसा करेंगे, इसमें ना एन आई ए को एक साथ लिख लेंगे, बी को बाद में लिखेंगे और साइन थीटा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो एन आई ए है ना, उसको मैं बोलने वाला हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हियर एन आई ए इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, and is denoted by
कहीं पे इसको m लिखते हैं, कहीं पे इसको म्यू लिखते हैं। तो समवेयर इट विल बी m, समवेयर इट विल बी म्यू। गुड। इसके जो ऐसा यूनिट्स आएंगे, ऐसा यूनिट्स, तो ऐसा यूनिट्स ऑफ म्यू, राइट, इज n इज नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर तो नंबर है, i क्या है? क्या है i? करंट है। करंट किस में मेजर होता है? एम्पियर। ए क्या है? ए एरिया। एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। और क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर टॉर्क वेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो ये भी वेक्टर है। NI म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और हर एक वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसका भी डायरेक्शन होगा। तो जो कॉइल है ना, कॉइल, जो कॉइल रोटेट हो रहा था, उसी पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, और वो नॉर्मल का डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन? डायपोल मोमेंट का। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is normal to the coil, normal to the coil, बराबर, पक्का पक्का। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे अगर, इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट डाउन टॉर्क इक्वल टू म्यू बार क्रॉस बी बार। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या था? टॉर्क NIAB साइन थीटा, उसमें से तुमने NIA को क्या बोला है? म्यू बी। तो म्यू बी साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो? म्यू बार क्रॉस बी बार। अब ये हमको चाहिए क्यों? थ्योरी के हिसाब से तो इतना ही है। थ्योरी के हिसाब से हमको पता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए हमको पता है, अगर हमारे पास एक कॉइल है जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसमें टॉर्क एक्ट होता है NIAB साइन थीटा। ये जो NIA है इसको क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। पर क्यों दिया? ये इंपॉर्टेंट था, और नोट्स में तो लिखते हैं ऐसा, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ कॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइब अ कॉइल? बताता हूँ आपको मैं। अगर मेरे पास 2 गैल्वेनोमीटर है, अब ये बुक्स में लिखा नहीं होता है, तुमको समझना होता है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मतलब इन ऑर्डर टू कंपेयर। तो मेरे पास अगर 2 गैल्वेनोमीटर है, तो हाउ डू आई कंपेयर कि कौन सा गैल्वेनोमीटर अच्छा है, या कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है, या कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? बहुत सारे पैरामीटर्स पे तुम कंपेयर कर सकते हो। तो मुझे अगर, और गैल्वेनोमीटर के अंदर कौन होता है? कॉइल होता है। तो अल्टीमेटली गैल्वेनोमीटर मतलब कॉइल। तो अगर मुझे 2 कॉइल्स को कंपेयर करना है तो कोई पैरामीटर चाहिए ना। अब मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे पास 2 कॉइल्स है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों में करंट भी सेम है, लेकिन एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है? हो सकता है, हो सकता है ना। एरिया सेम था, करंट भी सेम था, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। तो जिस पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टॉर्क लगेगा, क्योंकि टॉर्क नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो हमने क्या किया? NIA, इसको ही एक नया नाम दे दिया, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो अगर मुझे 2 कॉइल को कंपेयर करना है तो मैं नंबर ऑफ टर्न से कंपेयर कर सकता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने डायपोल मोमेंट को क्या बोला है? NIA। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्न सेम है, यस, एरिया भी सेम है, मतलब प्रैक्टिकली दोनों कॉइल सेम है, लेकिन करंट अलग अलग है। बराबर। तो दोनों पे सेम टॉर्क होगा क्या? नहीं। ऐसा भी हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, यस, करंट सेम है, यस, लेकिन एरिया सेम नहीं है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमको 2 कॉइल्स को कंपेयर करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए था। उस पैरामीटर को नाम दे दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सिंपल, पक्का, गुड। क्योंकि कोई भी, अभी तुम भी रियल लाइफ में करते हो ना, थोड़ा सा तुम साइंस को ना रियल लाइफ से कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, तुमको अगर एक मोबाइल फ़ोन लेना है, तो हम लोग जाके कितना चेक करते हैं, ये अच्छा कि वो अच्छा, इसमें ये फीचर है कि नहीं, उसमें वो है कि नहीं, इसमें रैम कितना है, उसमें रैम कितना है, इसमें कैमरा कितना है, उसमें कैमरा कितना है, इसमें स्टोरेज कितना है, उसमें स्टोरेज कितना है, ये 5G है कि नहीं है। तो कॉइल्स को भी जब तुम यूज़ करोगे कहीं पे गैल्वेनोमीटर को, तो कंपेयर करने के लिए पैरामीटर चाहिए। वो पैरामीटर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, वेरी गुड। अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम तो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ
मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिखा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं तुमको। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ऑफ अ डाइपोल। वैसे तुम जब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो तो तुम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करो, ये भी तुमको पता होना चाहिए। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। जब तुम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो तो कौन सा डाइपोल है? मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि डाइपोल और एक भी होता है। कौन सा होता है? और एक डाइपोल भी होता है ना, कौन सा होता है? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मैं जानबूझ के मैग्नेट मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाता हूँ तो 2 से 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वापस रिवाइज करवाता हूँ। जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा कुछ 11 में पार्ट हुआ फिर तुमको याद नहीं। तो ये वो टॉपिक है जहाँ पे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में मतलब जो नोट्स में मैंने आपको दिया हुआ डेरिवेशन, वो आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। और आपके टेक्स्ट बुक का जो फॉर्मूला है वो ओवर सिंप्लीफाइड है, वो स्पेशल केस है, एक्चुअल फॉर्मूला वैसा है ही नहीं। तो अभी तुमको नोट्स बंद कर देने चाहिए और पूरा ध्यान यहाँ देना चाहिए। ये नोट्स तो अपलोड हो ही जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दो, क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। हमको डिराइव करना है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, लेकिन हम लोग करेंगे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल डिराइव। ये तुमने 11 में किया था तो रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में इसको कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले जब तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल की बात करते हो तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है विच इज नथिंग बट 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और वो डाइपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार। और आपको पता है ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। और ये यू शुड ऑल्सो नो electric dipole has electric dipole moment just like magnetic dipole has magnetic dipole moment। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, उसको डिनोट करते हो पी से। किससे? पी से। किससे? पी से। वो बताऊंगा, मैं आपको वापस बताऊंगा। ये जो एंगल बना नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज कौन था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कौन था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। कितना बनाया? थीटा। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां अट्रैक्ट होने वाला है? टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्यू। और जो नेगेटिव चार्ज है इट इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब क्या? माइनस क्यू। बराबर? पक्का? तो अगर मेरे पास 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस हो, उस पर क्या एक्ट होता है? टॉर्क। क्या एक्ट होता है? टॉर्क। तो इस पर क्या एक्ट हो रहा है? टॉर्क। और टॉर्क कैसे ये क्या होगा? रोटेट हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा रोटेट और इट विल गो टू इट्स न्यू ओरिएंटेशन, न्यू एंगल, सम एंगल थीटा 0। तो ऐसा घूम गया वो। हाँ, इट गोज टू न्यू एंगल थीटा 0। बराबर? अब मुझे इसको वापस से अपनी जगह पे लेके जाना है, इसको वापस से हमको ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाना है। अपने आप जाएगा क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बोलते, टॉर्क बोलते हैं। मतलब वर्क करना पड़ेगा बेसिकली, इसको रोटेट करने में वर्क करना पड़ेगा। वर्क हैज टू बी डन इन रोटेटिंग, और रोटेशन के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। किसकी? टॉर्क की। और वो टॉर्क क्या करेगा? वो थीटा 0 से वापस कहाँ ले जाएगा? उसको थीटा पे। अब याद रखना है, छोटे छोटे चीजें बेसिक याद रखो। अपने आप कुछ भी नहीं होता है,
नथिंग हैपन्स ऑन इट्स ओन, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड द रीजन इज फिजिक्स। ऑफ कोर्स अपने आप तो नहीं घूमेगा वो, तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। वैसे अगर तुमको नहीं याद हो पोटेंशियल एनर्जी, मैं तुमको, ये 7वीं बार है 11वीं से आज तक, 7th टाइम हम पोटेंशियल एनर्जी, मेरे को याद है कहाँ का, तुम बोलोगे मैं बता दूंगा कहाँ का। सबसे पहले तुमने ग्रेविटेशन में देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 5 ऑफ 11th। फिर तुमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था इलास्टिसिटी नाम के टॉपिक में, एक वायर है उसके नीचे लोड है, लोड ने वायर को इलोंगेट कर दिया, इलोंगेशन में जो वर्क हुआ वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट कम्स फ्रॉम वर्क डन। तुम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हो, अपने आप तो आता नहीं है, तो वर्क करना पड़ता है, वर्क एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो कहाँ गया, स्टोर हो गया, और जो एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। और कहाँ देखा था, चैप्टर नंबर 2, कौन सा 2, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सरफेस एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हमने 7 बार देखा है। तो कोई बात नहीं, ये 7 टाइम ये है, 6 बार हुआ था, 7वां है। अभी याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन। तो जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो एक चार्ज था, दूसरा इन्फिनिटी पे था, दूसरे चार्ज को पहले के पास में ला रहे हो, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। और वो जो वर्क तुमने किया टू ब्रिंग द चार्ज, वो कहाँ गया, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो लीनियर मोशन था, लीनियर मोशन फोर्स करवाता है, ये रोटेशनल मोशन है, इसको तुमको रोटेट करना है। रोटेशनल मोशन कौन करवाता है, टॉर्क करवाता है। तुम वहां पे बोलते थे कि अगर मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है dx, तो कितना वर्क हुआ, dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स। यहाँ पे भी वैसा ही है, हमको इसको वापस अपनी जगह पे लेके जाना है, तो छोटे छोटे एंगल से घुमाएंगे, स्मॉल स्मॉल एंगल, राइट। तो वर्क डन in rotating the dipole through small angle d theta is, जैसे वर्क डन एफ डी एक्स था, लीनियर मोशन में फोर्स होता है और रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये जो टॉर्क है हमने बाहर से लगाया, इसलिए एक्सटर्नल टॉर्क है। और ये एक्सटर्नल टॉर्क जो है ये उतना ही होना चाहिए जितना ओरिजिनल टॉर्क था। ओरिजिनल टॉर्क ने थीटा से कहाँ लेके गए, थीटा 0, और तुमको वापस कहाँ जाना है, थीटा पे। तो जितना टॉर्क ओरिजिनल था उतना ही एक्सटर्नल होना चाहिए। ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा घूम जाएगा ना वो। तो तुमको पता है वो टॉर्क होता है पी साइन थीटा, और तुमको पता है पी को बोलते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और तुमको पता है पी विच इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट। मैं तुमको थोड़ा और डिटेल बताता हूँ, कोई बात नहीं। इफ इट इज डिफिकल्ट आई विल मेक इट लिटिल डिटेल देन। जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है कहाँ से आया, कोई बात नहीं, बता देता हूँ, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फोर्सेस लग रहे हैं क्या, दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड है क्या, अलग अलग पॉइंट पे है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, है ना, टॉर्क लगाएंगे क्या, हाँ। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये पता होना चाहिए, बराबर। अब एक काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ ए पॉइंट, इसको बोल देता हूँ बी पॉइंट। तुमको पता है सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस को एल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, याद रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, QE, तो फोर्स कितना है, QE। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तुम क्या करते हो, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करते हो और फिर एक फोर्स से दूसरे फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो। तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, BC। तो
फोर्स और उस फोर्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, BC। तो तुमको क्या फाइंड करना है, BC। ये थीटा है तो ये भी कौन है, थीटा है। वेरी गुड, थीटा है, बराबर। तो मुझे बताओ फ्रॉम डायग्राम व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड, व्हाट इज अपोजिट साइड, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, AB। तो व्हाट इज BC, AB sin theta, AB sin theta। और what was torque, magnitude of one of the forces into perpendicular distance, what is perpendicular distance, BC। very good, बराबर, सही है, गुड। तो मुझे बताओ what is the force acting, QE, right। what is BC, AB sin theta। लेकिन what is AB, L और L कितना, 2L। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2L साइन थीटा, क्या लिखेंगे, 12 आपको पता है Q इंटू 12 को क्या बोलते हैं, P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P इंटू E इंटू साइन थीटा, व्हाट इज टॉर्क, P साइन थीटा। अब आगे लग गई लाइन, अभी कनेक्ट हो गया बराबर। अब मुझे अगर इसको थीटा 0 से थीटा पे ले जाना था तो मैं थोड़ा रोटेट करूंगा। हर बार जब थोड़ा रोटेट किया तो क्या हुआ, वर्क हुआ। थोड़ा रोटेट किया तो वर्क भी क्या हुआ, थोड़ा ही हुआ ना। तो स्मॉल वर्क डन, टॉर्क इनटू डी थीटा, व्हाट इज टॉर्क, PE साइन थीटा। ओके, तो देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया, PE साइन थीटा डी थीटा। करेक्ट है, पक्का। तुमको तो फाइंड करना था टोटल वर्क इन रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। क्या करते हैं फिर, इंटीग्रेट करते हैं। देयरफॉर टोटल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग, टोटल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, ओके। तो टोटल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, देयरफॉर वर्क डन टोटल इक्वल्स टू स्मॉल वर्क डन पे इंटीग्रेशन होगा थीटा 0 से कहाँ तक, थीटा तक। व्हाट इज DW, PE साइन थीटा डी थीटा, बराबर, वेरी गुड। P कांस्टेंट, E कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, एक्सेलेंट। और मुझे अगर माइनस साइन नहीं चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इसकी टोपी उसके सर, मतलब फ्लिप द लिमिट्स को उल्टा कर लो। पक्का, श्योर, गुड। तो अब भी क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो वर्क है, वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, कहाँ गया ये वर्क, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, बराबर। आपको हम तो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ये करना पड़ता है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ये और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, मतलब चार्जेस आर एट रेस्ट। ये मैग्नेटोस्टैटिक्स है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट यहाँ था वही कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, और आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल है। कोई भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है। जैसे तुमने यहाँ पे एक चार्ज को प्लस क्यू लिखा, वैसे ही नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को, कि वो नॉर्थ पोल कितना पावरफुल है, उसको प्लस QM लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस QM। इसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और साउथ पोल के स्ट्रेंथ को लिखते हैं माइनस QM। क्या लिखते हैं, माइनस QM। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नॉर्थ किसके पास अट्रैक्ट होगा, साउथ के पास।
तो यहाँ पे फोर्स लग गया F, राइट। जैसे यहाँ पे तुमने बोला था F इज QE, वैसे ही वहां पे F इज QMB, क्योंकि यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स था अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे साउथ पोल पे डायरेक्ट फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे साउथ पोल पे फोर्स है -QMB, बराबर। जैसे यहाँ पे इनिशियल एंगल थीटा बना था, यहाँ पे भी थीटा बना है, इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल थीटा, ओके, गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। जैसे यहाँ पे टॉर्क एक्ट हो रहा था, यहाँ पे भी क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क। तो तुमने क्या फाइंड किया, टॉर्क, तो वहां भी क्या फाइंड करोगे, टॉर्क, और बाकी सब कुछ लगभग सेम है, इट्स द सेम। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो मैं डायग्राम सेम ही रख रहा हूं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज कितना डिस्टेंस था, 2L, यहाँ पे भी कितना लोगे, 2L, इसको A बोल दोगे, इसको B बोल दोगे, ये L डिस्टेंस, ये भी L डिस्टेंस। फिर यहाँ पे तुमने कैसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहाँ भी ड्रॉप कर दो, इसको C पॉइंट बोल दो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, BC, यहाँ पे भी कितना है, BC है, तो यहाँ पे भी BC है। फ्रॉम डायग्राम साइन थीटा इज BC बाय AB, यहाँ पे भी BC बाय AB, राइट, बराबर, पक्का पक्का। तो व्हाट इज BC, AB साइन थीटा। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट, सिर्फ डिफरेंस आता है, बताता हूँ कहाँ पे, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट सेम है, बराबर। फोर्स वहां पे QE था, यहाँ पे फोर्स QMB है, 2L साइन थीटा। जैसे Q इंटू 2L को वहां पे तुमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे बोलते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पक्का पक्का। फिर तुम बोलते हो कि ये टॉर्क कैसे रोटेट हो गया था, थीटा से कौन से एंगल पे गया था, थीटा 0। हमको क्या करना है, वापस से उसको अपनी जगह पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क कैसे करते हो, थोड़ा 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 रोटेट करते हो ना, यू रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पे भी वही है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल्स इज dW इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क d थीटा। यहाँ पे टॉर्क क्या था, म्यू बी साइन थीटा, तो यह म्यू बी साइन थीटा d थीटा, बराबर। व्हाट विल टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, बराबर, पक्का पक्का। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सिर्फ P की जगह पे म्यू, E की जगह पे B, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये सारे स्टेप्स वहां पे करके आना। ओके, तो हियर यू हैव योर डेरिवेशन। सिर्फ P की जगह पे लिख देंगे हम लोग म्यू, E की जगह पे B, म्यू B, म्यू B, म्यू B, और ये वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, अभी आपके नोट्स में अगर आप देखोगे तो ये मिलने नहीं वाला तुमको। अब क्यों नहीं मिलने वाला, उसका रीजन है, बताता हूं मैं, पहले देख लो, नहीं होगा। उधर दिया होगा माइनस म्यू बार डॉट बी बार, दिया गया माइनस म्यू बार डॉट बी बार, है ना। अब वो क्यों दिया वो भी समझ लो। अगर मैं इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियल एंगल मतलब थीटा 0, कौन सा थीटा 0, कौन सा एंगल, थीटा 0, इनिशियल एंगल इज थीटा 0। अगर मैं इनिशियली इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसा रखूं और मैग्नेटिक डाइपोल को भी ऐसा रखूं, तो मुझे बताओ इनिशियल एंगल थीटा 0 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, सही है। तो पुट 90। सो इफ
initial angle theta 0 is 90, if initial angle theta 0 is 90, you will have mu e equals to pe cos 90 माइनस कॉस थीटा। फाइनल एंगल पता नहीं, हमको ये नहीं पता कितना से घुमाया, हमको सिर्फ पता इनिशियल एंगल कितना था। बराबर, फाइनल एंगल बोला ही नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कभी बोलेंगे तुमने 45 डिग्री से घुमा दिया, कभी बोलेंगे तुमने 180 से घुमा दिया, लेकिन इनिशियल कितना है 90। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, म्यू बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। व्हाट इज कॉस 90? व्हाट इज कॉस 90? 0। कॉस 90 इज 0। तो मुझे बताओ ये क्या हुआ, माइनस पी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया माइनस म्यू बी कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज पी बार डॉट ई बार? पी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया माइनस पी बार डॉट ए बार, और वो क्या हो गया माइनस म्यू बार डॉट बी बार। ये जो इक्वेशन है यही तुम्हारे नोट्स में है, टेक्स्ट बुक में है। इसका मतलब वो जो इक्वेशन डिराइव किया गया है वो अंडर द अजम्पशन है कि इनिशियल एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी बोल देंगे द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बताता हूँ मैं आपको, जरा रुको। कभी कभी बोल देंगे इनिशियल एंगल वाज 45 और तुमने घुमा दिया और 45 से, तो इनिशियल एंगल कितना था 45 और 45 मतलब फाइनल कितना हो गया 90। तो हमेशा इनिशियल एंगल 0 होगा ऐसा नहीं होता, 90 होगा ऐसा नहीं होता है। तो वो आपको दिया है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन दैट द इनिशियल एंगल वाज 90। एक्चुअल तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला। अब स्पेशल केसेस में सिर्फ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कस करने वाला हूँ, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। दोनों करें क्या? चलो ठीक है, दोनों करें, कोई बात नहीं, दोनों ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पेशल केसेस, और क्योंकि सिलेबस में तो दोनों ही है, तो दोनों ही है स्पेशल केसेस। अब दोनों क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का भी तो तुमको सीईटी में पूछते हैं ना। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस नंबर 1 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्पेशल केस नंबर 1 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कम से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो अगर ये जो मेरे पास इक्वेशन था PE 0 माइनस कॉस थीटा या तो माइनस PE कॉस थीटा, मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रहने के लिए मतलब नेगेटिव रहने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 हो गया तो फिर 0 हो जाएगा ना, माइनस थोड़ी रहेगा। मिनिमम मतलब माइनस, 0 इज नॉट मिनिमम। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? माइनस होगा तो फिर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, वो 1 कितना होना चाहिए 1। तो मिनिमम होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। कितना चाहिए 1, तो थीटा कितना होना चाहिए 0। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0। इस केस में थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। कितना होता है 0। तो थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा कितना हो गया 1। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी हो गई माइनस PE, और यहां पे कितनी हो गई माइनस म्यू बी। अब इसका मतलब क्या होता है, डायग्राम देखो तो समझेगा। रिमेंबर यहाँ पे और यहाँ पे कौन से चार्जेस थे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव, आपको पता है कौन सा चार्ज था प्लस, ये कौन था माइनस। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कौन सा पोल था नॉर्थ, ये कौन सा था साउथ। अगर आप बोल रहे हो कि फाइनल एंगल 0 हो गया, का मतलब पता है ये डायपोल ऐसा हो गया,
अब जब डायपोल ऐसा हो गया तो ये वाला इधर आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, बराबर। मतलब इस केस में नॉर्थ पोल किसके पास आ गया, साउथ के, और साउथ किसके पास आ गया, नॉर्थ। यहाँ पे पॉजिटिव किसके पास आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव किसके पास आ गया, पॉजिटिव। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ कि ना, हाँ, बराबर। इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल सिचुएशन, जिसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। कब होता है, स्टेबल। मैं तुमको इसका एग्जांपल देता हूँ मोशन का, मोशन में भी सब चीजें होती है। एग्जांपल 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 आई नीड एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस टोपन इज एन ऑब्जेक्ट। इसको मैंने मेरे हाथ पे रख दिया, नीचे गिर रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। हाँ, लेकिन लोकल मिनिमम है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, ये देखो, अभी नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था लेकिन उससे कम वहाँ था। उसको जैसे चांस मिला उसने अपना पोटेंशियल एनर्जी और भी कम कर लिया, लेकिन उधर भी मिनिमम है। क्यों, अभी मैं खिड़की के बाहर से हाथ रखता हूँ और छोड़ देता हूँ, कहाँ जाएगा, नीचे। तब तक नीचे जाएगा जब तक उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या नहीं होता, मिनिमम। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स ट्राइज टू अचीव कंडीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये पॉजिटिव नेगेटिव के तरफ होना, नॉर्थ साउथ के तरफ होना, ये क्या है, ये मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है, राइट। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, माइनस है डायरेक्ट। इसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। गुड, इसको भी क्या बोलते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और फिजिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सीक्वेंशियली ही पढ़ने चाहिए। ये नहीं बताता कोई कि चैप्टर पढ़ने कैसे है। आप अगर चैप्टर्स को सीक्वेंशियली पढ़ोगे तो याद रखना ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन में फोर्स 1/r² था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 1/r² था। तो बहुत सारे फॉर्मूला सेम बनते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Gm1m2/r², 1/4πε0 Q1Q2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। व्हाट वाज ग्रेविटेशनल फील्ड, Gm/r²। व्हाट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, Gm1m2/r। व्हाट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 1/4πε0 Q1Q2/r। What was gravitational potential, Gm/r। What was electrostatic potential, 1/4πε0 Q/r। और वो समझेगा तो ये समझेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके फॉर्मूला भी लगभग सेम है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द सेकंड स्पेशल केस, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड केस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। क्या होता है, क्या होता है, अनस्टेबल। इसलिए उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब मुझे बताओ cos थीटा की क्या वैल्यू डालेंगे सो दैट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव, -1, है ना। -1 डालोगे तो होगा ना, -1 इंटू माइनस, माइनस प्लस। तो जब थीटा की वैल्यू में 180 करता हूँ, जब थीटा की वैल्यू में 180 कर देता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, क्योंकि cos ऑफ 180 -1 होता है, यहाँ पे भी cos ऑफ 180 -1 होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी -PE इंटू -1। मतलब कितना हो गया, +PE। और ये भी क्या हो गया, क्या हो गया, +μB। ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये भी हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब लेकिन इसमें ओरिएंटेशन क्या है वो भी समझ लो। इस केस में उल्टा है, इस केस में उल्टा है, इस केस में ऐसा है, नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव टुवर्ड्स
positive. Are they attracting each other? No, they are repelling each other. North towards north and south towards south. तो ये होता है मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन, इसको बोलते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. बराबर, गुड. तो याद रखना आपको, ये अगर एग्जाम में आता है तो ये सब कुछ वहाँ बताना चाहिए. और फॉर्मूला कभी भी स्पेशल केस वाला यूज डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ये वाला शॉर्टकट. नो, यू हैव टू डिराइव, यू हैव टू यूज इनिशियल एंगल, कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल. फिर जो इनिशियल और फाइनल एंगल की वैल्यू दी होगी वो सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाना. पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड. अगला टॉपिक क्या है? बायोट-सैवर्ट लॉ. हाँ, गुड, छोटा टॉपिक है, हो जाएगा. अब देखो, मैंने आपको 2-3 दिन पहले जब से चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका दूसरा लेक्चर था शायद, तब मैंने आपको ये बोला था कि ये चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक होता है कि जब एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस पर क्या एक्ट होता है? मैग्नेटिक फोर्स. उस टॉपिक का नाम था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. हमने पहला देखा था ऑन अ स्ट्रेट वायर, दूसरा देखा था आर्बिट्री शेप वायर, तीसरा देखा था लूप, क्लोज सर्किट, है ना, राइट. दूसरा है, देखो वापस बता रहा हूँ, हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा? फोर्स. दूसरी चीज ये है कि अगर वायर में करंट है तो वायर खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इसमें कंफ्यूज मत होना. जब तुम बोलते हो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, मतलब जिस वायर में करंट था वो किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ था, उसकी खुद की फील्ड की बात नहीं हो रही वहां पे, लेकिन वो वायर खुद भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, राइट. तो रिमेंबर, बायोट-सैवर्ट लॉ आपको बताता है कि अगर एक वायर में करंट हो तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट. बस एक चीज है कि बायोट-सैवर्ट लॉ तुमको ये नहीं बताता कि एक वायर में, जिस वायर में करंट है, उसने टोटल फील्ड कितना प्रोड्यूस किया. बायोट-सैवर्ट लॉ तुमको कभी भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता है, वो देता है तुमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर. मतलब हम लोग क्या करते हैं, पूरी वायर को छोटे 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 टुकड़ों में इमेजिन कर लेते हैं. इनको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? लेंथ एलिमेंट्स. और हर एक लेंथ एलिमेंट का लेंथ कितना है? dl. तो जब करंट वायर में से पास होगा, हर एक एलिमेंट में से पास होगा, और जब करंट इस एक एलिमेंट से पास होगा तो वो किसी पॉइंट P पे क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो बायोट-सैवर्ट लॉ तुमको बताता है कि ये छोटू एलिमेंट में से जब करंट गया तो उसने फील्ड कितना प्रोड्यूस किया. पूरे वायर का बताता है क्या? नहीं, वो इंटीग्रेट करके आता है. क्या करके आता है? इंटीग्रेट. रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो एलिमेंट है इसको वेक्टर बनाते हैं. पहले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. इस एलिमेंट के सेंटर से जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. इस डिस्टेंस को r बोल देते हैं और इसको भी वेक्टर बना देते हैं r बार. तो वेक्टर ये r हो गया, ये dl बार हो गया. और एलिमेंट और इस लाइन में, एलिमेंट और इस लाइन में जो एंगल बना है उसको क्या बोलते हैं? थीटा. क्या बोलते हैं? थीटा, राइट. बराबर, पक्का पक्का, श्योर. तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को इंडक्शन बोलते हैं, द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड by a small element of length dl due to a current, ये 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है. कौन से 4 बताता हूं. सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, according to बायोट-सैवर्ट लॉ, the magnetic induction, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. कहीं मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, कहीं पे मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, है ना. तुम्हारा भी पूरा नाम होता है, घर पे छोटा नाम होता है, वैसे ही है. इधर भी वैसा ही है. मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड. सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड, किसने प्रोड्यूस किया? ड्यू टू करंट. किसमें से पास हुआ?
ड्यू टू करंट थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ is the magnetic induction स्मॉल dB. क्यों स्मॉल dB? एलिमेंट छोटा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा. तो द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू करंट थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट एस 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है. नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length of the element, जितना एलिमेंट का लेंथ ज्यादा होगा, dl की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही फील्ड ज्यादा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट मतलब dB इज प्रोपोर्शनल टू dl. नंबर 1. नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द एलिमेंट. जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा फील्ड. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल. ये एंगल तुमने किसके किसके विश में लिया? साइन ऑफ एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट. सेंटर ऑफ एलिमेंट से लाइन कहां तक ज्वाइन किया तुमने? टू द पॉइंट जहां पे फील्ड फाइंड करना है. तो मैं अभी पूरा नहीं लिखने वाला. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट मतलब थीटा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा मतलब dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. मैंने अब भी बोला इसके लिए कि ये चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ में पढ़ना चाहिए. ये रीजन यही था. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर आपको याद होगा तो इनवर्स रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ, स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ is directly proportional to books ban length of the element. Number 2 current through the element. Number 3 sine of angle between the element and the line joining the center of element to the point and inversely proportional to square of distance. ऐसा आना चाहिए. एक बार तुमने पढ़ा ना तुमको लिखते आना चाहिए. तो चारों कंबाइन कर दो. dB is proportional to pi dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर. अब जब तुम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट. अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा था. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वो भी दो चीजों पे डिपेंड करता था. नंबर वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज. तुम ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हो कि CGS कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम. चार्ज के बाजू में एयर है कि वाटर है, यहाँ पे भी वैसा ही है. वायर के बाजू में क्या है? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड एंड नंबर 2 व्हाट इज द सराउंडिंग मीडियम. तो अगर मैं ऐसा यूनिट यूज कर रहा हूँ और अगर सराउंडिंग में एयर या वैक्यूम है तो ये K की वैल्यू जाती है 4/म्यू 0/4 पाई. क्या होती है? म्यू 0/4 पाई. सही है. उधर भी तो ऐसा ही था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. उधर एप्सिलॉन 0 नीचे था, इधर म्यू 0 ऊपर है. वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चार्ज था, ये करंट है. लगभग सेम है. बराबर? पक्का? श्योर? गुड. तो अगर ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो तो म्यू 0/4 पाई इज द वैल्यू ऑफ K. अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किसमें लिखना है? वेक्टर फॉर्म. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था कि नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेक्टर होगा. बराबर. ये सिबलिंग्स जैसे है, पता है? सिबलिंग भाई बहन, भाई भाई बहन बहन. उसको दिया ना मेरे को चाहिए, उसको वेक्टर दिया था ना इसको भी चाहिए. उसका डायरेक्शन था ना इसको भी चाहिए. अब डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन लाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा.
एक काम करते हैं, म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल आर, सिर्फ आर एडजस्ट कर लिया मैंने, आर सिर्फ आर एडजस्ट कर लिया बस, ऊपर एक आर नीचे एक आर, आर क्यू। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? ए बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए कितने वेक्टर चाहिए तुमको? दो। अब तुम देखो ऊपर हमारे पास एक ही वेक्टर था डी एल, करंट तो वेक्टर नहीं है ना, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ आपके लिए स्केलर है, हायर लेवल पे इसको भी वेक्टर बढ़ा देते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल क्या है, स्केलर है। तो न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही वेक्टर था, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए कितने वेक्टर चाहिए? 2। तो मैंने आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने पहले ही बोला ये आर ना वेक्टर है, ये डीएल भी वेक्टर है। तो मैंने शुरू में बोला इसलिए था वो। तो अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, डी बी बार इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? ए बी साइन थीटा। व्हाट इज डी एल बार क्रॉस आर बार? डी एल आर साइन थीटा। तो ये डी एल आर साइन थीटा कौन है? डी एल बार क्रॉस आर बार, और नीचे क्या है? आर क्यूब। बन गया, ये आ गया वेक्टर फॉर्म। बराबर। तो ये था आपका बायोट-सैवर्ट लॉ। इसके एप्लीकेशंस हम अभी अगले लेक्चर में देखेंगे।